हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। और रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। तो इसके पहले कि हम मेरे वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। क्यों? क्योंकि ये फ्री है। फ्री का सामान लेने में जब हम हेजिटेट नहीं करते, देने में क्यों हेजिटेट करें? तो सबसे पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि मेरी वीडियोस तुम्हें कैसी लगती हैं, और अपने दोस्तों को भी यार मेरे चैनल पर लेके आओ, उनको भी बताओ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसके पहले कि मैं वीडियो में अंदर जाऊं, मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन को मेरी वीडियो की रोज आप चेक किया करिए। आज और भी बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा इंपॉर्टेंट इश्यूज से रिलेटेड, जिनको कि मैं इस वीडियो में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 50 मिनट तक बोलता हूं और लोग सिर्फ 3 मिनट तक देखते हैं। तो मैं भी अब 10 मिनट की वीडियोस बनाने लगा हूं। आपकी ठीक है, आपके अटेंशन स्पैन के हिसाब से दुनिया बदल चुकी है। लोग 3 मिनट 4 मिनट के ऊपर एक चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं भी उसी हिसाब से अपना कंटेंट टेलर मेड कर रहा हूं। तो इसके ऐसा ना हो कि आप कंटेंट को मिस कर जाएं, कि आप इसी वीडियो को देख के निकल जाएं कि हो गया आज का करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं है। जो आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियोस हैं वो मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालूंगा। और इसके बाद मेरी जो प्लेलिस्ट है, जिसकी लिंक की मैं देता हूं, रोज आप देखते होंगे, मेरे यूपीएससी प्रेप 2020 करके मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं अलग अलग इश्यूज की। उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं पुरानी, अगर कोई आपकी छूट गई हो, मिस हो गई हो, तो आप उसको जाके फिर से वॉच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इट इज एनफ अबाउट मी। चलिए चलते हैं हम आज की न्यूज की तरफ। पहला है हमारा, देखिए, करंट अफेयर्स कैप्सूल। पहली इसमें पॉइंट है, हांगकांग हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट वायरस री इन्फेक्शन। तो दोस्तों, ये एक बुरी खबर है दुनिया के लिए। हांगकांग में पहली बार दुनिया भर से इस तरह की हमें सुनने में आ रही थी बातें कि लोगों को कोरोना हो रहा है, ठीक हो जा रहा है, और उसके बाद उन्हें फिर से कोरोना हो जा रहा है। लेकिन हांगकांग में पहली बार इसकी कन्फर्मेशन हमें मिल गई है कि अब इसका मतलब ये आप मत सोचिए कि एक बार किसी को कोरोना हो गया है तब उसके बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड हो गई। इसके बहुत रेमिफिकेशंस हैं, खासकर उस अप्रोच के लिए जो हम मरा हुआ वायरस समझिए, या तो मतलब वीक वायरस डाल के बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा के हम जो वैक्सीन बना रहे हैं, उसके लिए तो बिल्कुल ये बहुत बुरी खबर है। अगर ये बात कंफर्म हो जाती है तो इस अप्रोच वाली वैक्सीन को तो तुरंत प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। इस पर और रिसर्च करके पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी बॉडी में एक बार बिल्ड हो जाए फिर आपको वापस से कोरोना हो सकता है। इसमें खैर हालांकि और भी बातें हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्ट्रेन का कोरोना पिछली बार हुआ था, इस बार क्या दूसरा कोई मॉडिफाइड दूसरे टाइप का वायरस कोरोना का ही आपको हो गया, ये सब देखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आपको ये बातें सारी स्पष्ट हो जाएंगी। पर आपको याद ये रखना है कि हांगकांग में ये चीज़ पहली बार रिपोर्ट हुई है। आपको चांस कम है इसका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन मारने का, पर कहा कुछ नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है एलेक्सी नावल्नी या नवाल्नी, जो भी इनका नाम है आप याद रखिए। रशियन ये पॉलिटिकल लीडर हैं, अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। इनको रिसेंटली जहर देके जान से मारने की कोशिश की गई है। ये कोमा में है और इनको अभी जर्मनी इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां पे डॉक्टरों ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हें जहर दिया गया है। ये ऐसा आरोप है, उनके समर्थक आरोप लगाते हैं कि रूसी सरकार, रशियन गवर्नमेंट ने, उनकी फोर्सेज ने उनको ऐसा किया है, उनको जहर दिया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इज क्रिटिसिज्म्स ऑफ द पुतिन रेजिम। ठीक है, जो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो शासक या प्रधानमंत्री बनते हैं, कभी राष्ट्रपति बनते हैं, उनके बारे में कोई वीडियोस देखिएगा आप। वो बेसिकली एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं है रशिया में, कुछ पुतिन के हाथ में ही पावर है पिछले कई सालों से। वो संविधान बदलते रहते हैं और कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी राष्ट्रपति बन जाते हैं, पर सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है। ठीक है, एलेक्सी नावल्नी नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिए। अश्विनी भाटिया हैज टेकन ओवर एज द न्यू एमडी ऑफ एसबीआई। यूपीएससी में इसका आने का जीरो चांस है, बैंकिंग वाले एग्जाम में आ सकता है, याद रखिए। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं अश्विनी भाटिया। नाबार्ड ने डिसाइड किया है कि अब वो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी अब वो फाइनेंस करेंगे। नाबार्ड देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऐसा कुछ है, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो वो खेती के लिए जो इंस्टीट्यूशंस को नाबार्ड फाइनेंस करता है, सीधे किसानों को लोन नहीं देता, ये खेती का बैंक है, उनकी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करता है। अब वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट करेगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी जो छोटा लोन देते हैं और छोटी किस्तों में फिर पैसा वापस लेते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स की न्यूज़ मैंने आपको बताया है कि बहुत कम जनरेट हो रही है, तो और स्पोर्ट्स के 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में रहते ही हैं। तो जो भी न्यूज़ आए स्पोर्ट्स की, कोई किसी ने कप जीता, कोई टूर्नामेंट जीता, उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, खासकर कि उन स्पोर्ट्स में जो कि आप फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, मैं फुटबॉल फॉलो नहीं करता हूं, तो जो भी उससे रिलेटेड न्यूज़ आती है मैं जरूर उसको नोट कर लेता हूं। देखिए, यूरोपियन फुटबॉल टूर्नामेंट होता है चैंपियंस लीग। जो यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं जिन लोग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, ये सब के जो फैंस हैं उनको पता होगा। तो वहाँ पे चैंपियंस लीग टूर्नामेंट को जीता है बायर्न म्यूनिख नाम के एक टीम ने। तो ये आपको याद रखना है कि चैंपियंस लीग किसने जीता है, बायर्न म्यूनिख नाम की टीम ने जीता है। मांकडिंग, क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ देखिए, ये लोग उसको मैनकेडिंग भी पढ़ते होंगे, आजकल बहुत न्यूज़ में है, बिल्कुल इसका यूपीएससी में आने का चांस है। वी देखिए क्या क्या होता है। विनू मांकड़ भारत के क्रिकेटर थे, कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा जो क्रिकेट के एकदम डाई हार्ड फैन है,
क्रिकेट सम्राट, स्पोर्ट्स स्टार, ये सब मैगजीन जो पढ़ते हैं उनको पता होगा वीनू मांकड़ कौन है। अगर आपको पता है वीनू मांकड़ कौन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जो सुन रहे हैं वो उनका नाम जानते थे। ठीक है, एक तरह का रनआउट होता है, आपने देखा होगा अगर कभी रेयर केस में कि बॉलर जब बॉलिंग करता है क्रिकेट में, आप देखेंगे तो वो बॉल फेंके, उसके फेंकने के साथ साथ ही रनर जो बॉलर के साइड में खड़ा है वो क्रीज से बाहर निकल जाता है कि बॉल फेंकते फेंकते ही मैं आधा डिस्टेंस कवर कर जाऊं। ठीक है, जो कि क्रिकेट के नियमों के खिलाफ नहीं है पर क्रिकेट के नियमों के अंदर भी नहीं है। ठीक है, आप अगर क्रीज के बाहर है तो आप रनआउट हो सकते हैं, बॉल जब फेंक दी जाए तो आप बाहर निकल रहे हैं, आधा रन आप ऐसे ही कवर कर ले रहे हैं, तो ठीक नहीं है। तो विनू मांकड़ ने क्या किया था कि दौड़ के आए, बॉल फेंके नहीं, हाथ घुमा दिया, बॉल फेंके नहीं, रनर भाग गया था साइड से, उन्होंने फिर उसको रन आउट कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, इसको एक धोखाधड़ी वाली चीज के तौर पे देखा जाता है कि आपने धोखे से किसी को आउट कर दिया है ना, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि वो आउट ही होगा लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता, सभ्य तरीका नहीं माना जाता है। बहुत सारी चीजें क्रिकेट में ऐसी होती हैं, जैसे अगर बैट्समैन है उसके बैट से बॉल लग के कैच हुआ है, ठीक है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया है, फिर भी बैट्समैन से उम्मीद है कि वो खुद ही चला जाए। जेंटलमैन्स गेम है, बैट्समैन ने आउट नहीं दिया तो भी मैं खड़ा रहूंगा, ऐसा आप करेंगे अगर, तो क्या होगा कि लोग आपकी बड़ी थू करेंगे। तो इसको वॉकिंग अवे, वॉकिंग कहते हैं। सचिन और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने कई बार ऐसा किया है, अंपायर ने आउट नहीं दिया या अंपायर के फैसले का उन्होंने इंतजार नहीं किया, आप आउट हो गए, आप अंपायर को क्या देख रहे हैं, आप चलते जाइए वहां से, तो खुद ही वो चल देते हैं। ठीक है, वैसे ही ये मांकड़ी, अभी आर अश्विन जो है आईपीएल के रिलेटेड मामले में ये बात पूरी सामने आ रही है। आर अश्विन ने पहले पिछले आईपीएल में ऐसा किया था शायद कि वो मंकरिंग करके आउट कर देते थे बैट्समैन को, तो अभी वो जिस टीम से खेलते हैं तो उसके कोच रिकी पॉन्टिंग बने हैं। रिकी पॉन्टिंग, ये आपको जयपुर रॉयल्स वाली जो टीम है, तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि मैंने अश्विन से बात कर लिया कि ये काम हम लोग नहीं करेंगे भाई, इस तरह से जो भी है। तो विनू मांकड़ के नाम पे मंकरिंग या मैनकेडिंग इस तरह से रनआउट किया जाता है जब बिना बॉल फेंके ही रनर को आउट कर देता है बॉलर ही। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो यूट्यूब में मंकरिंग करके वीडियो भी एक बार देख लीजिए कैसे होता है। बाकी जिन लोग क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखते हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले आर्टिकल पे चलते, देखिए हरियाणा में ये एक जेंडर, जिसे लैंगिक न्याय कहना चाहिए, जेंडर जस्टिस के लिहाज से हरियाणा का बड़ा ही बुरा नाम है, लेकिन देखिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ भी वहाँ से निकल के आ रही है। हरियाणा गवर्नमेंट की ऐसी योजना है, अब इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं है, ऐसी योजना है कि ऐसा बिल लाएंगे कि पंचायतों में पुरुषों और महिलाओं के लिए 50-50% सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, यानी देखिए ये महिला आरक्षण नहीं है। ठीक है, कोई भी सीट होती है जो वार्ड होती है, जिला परिषद वगैरह की, विलेज परिषद, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, 3 टायर स्ट्रक्चर होता है पंचायती राज बॉडीज़ का। जिनको पंचायती राज बॉडीज़ के बारे में क्लियर नहीं है उनको तो बिल्कुल पहली फुर्सत में, मैं तो कहता हूँ अभी वीडियो पॉज करके जाओ और आप जो है पॉलिटी की अपनी बुक उठाओ, लक्ष्मीकांत की बुक उठाओ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, गारंटी के साथ उस पर एक ना एक सवाल आने ही वाला है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ठीक है, एज एन एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अगर आपको नहीं पता है तो बड़ी ही गलत बात है। आपकी ज़िंदगी के काफ़ी साल, आपके करियर के स्टार्ट के काफ़ी साल इन्हीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में बीतने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे गवर्नमेंट का, हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक फाउंडेशन है पंचायती राज बॉडीज़। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, जब जो बता रहे हैं कि सरपंच, मेंबर ऑफ विलेज वार्ड, ब्लॉक समिति, जिला परिषद वगैरह जो है उसमें एक सीट, अगर आधी आधी सीटें बांट देंगे महिलाओं के लिए आरक्षित, आधी सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित। ठीक है, तो उसमें जो सीट अभी इस टर्म के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है, अगले टर्म में वो पुरुषों के लिए आरक्षित हो जाएगी, और जो भी पुरुषों के लिए आरक्षित है वो अगले टर्म में महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। दिस इज डिफरेंट देन अ रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन में क्या होता है, मान लीजिए अगर 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाती तो महिलाएं जो सीटें अनरिजर्व थी उन पर भी चुनाव लड़ सकती होती, है ना, ऐसा ही तो होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बता रहे कि कई राज्यों में ऐसा है कि 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, वहाँ पे महिलाएं 67% रिप्रेजेंटेशन पा रही हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि शायद इनका ये कहना है कि ये भी तो ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 50% रिजर्व जैसे औरतों के लिए कर रहे हैं तो बाकी 50% सीट पुरुषों के लिए भी रिजर्व कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि पंचायती राज बॉडीज महिलाओं के हाथ में पूरी चली जाए, इसमें कि अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, पर होगा क्या, देखिए कि वो पुरुष ही अपनी बीवियों को, माओं को, बहनों को, वो है बेटियों को इन चुनावों में खड़ा करके लड़वाते रहेंगे और वो बाई प्रॉक्सी वो चुनाव जीतते रहेंगे। इस तरह से समझिए उन्हीं का रसूख चलेगा, उन्हीं का दबदबा चलेगा, जबकि जवाबदेही बेचारी औरत की हो जाएगी। सरपंच पति, विधायक पति, इस तरह से अपनी टर्म, अगर कोई हिंदी के अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आपने सुने होंगे, बार बार यूज़ किया जाता है। ठीक है, सरपंच महिला बन जाती है और उसका पति जो है अपनी बोलेरो में राइफल लेके घूमता रहता है। ठीक है, इस तरह की बातें ना हो, तो महिलाओं को बाकायदा 50% सीट और पुरुषों को 50% सीट वाली ये जो बिल है ये लेके आ रहे हैं हरियाणा वाले। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, बस और कुछ नहीं। अगला न्यूज़ है, देखिए आर्मी चीफ हैज़ ऑनर्ड 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी कमांडोज जो होते हैं उनकी एक स्पेशल यूनिट है ये,
51वीं स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो कि दिसंबर 1984 में रेस किया गया। 1984 देखिए, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत ही इनफेमस है जिसको कहना चाहिए, वो किया गया था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के ऊपर इंडियन मिलिट्री का एक्शन हुआ था मेरे ख्याल से। और ये उसी से रिलेटेड लोगों को ये आइडिया आया होगा, और उसी साल फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो गई थी। तो जो है स्पेशल काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए कैसे एक डेडिकेटेड हमको ये चाहिए, यूनिट चाहिए, इसलिए इसको 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को रेज किया गया था। ये काउंटर टेरर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाते हैं। ये इंडियन आर्मी से ही इनको ये इनके सारे कैडेट्स आते हैं, ठीक है, कमांडोज आते हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरावने ने मंडे को ऑनर किया इनको इन रिकॉग्नाइजिंग इट्स अचीवमेंट्स इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म अक्रॉस द कंट्री। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट अप्रिसिएशन इसको बोला जाता है, इस एलिट ग्रुप को दिया गया फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन एंटी टेरर ऑपरेशन। इंडियन आर्मी ने ट्वीट करके ये बात बताई। ये भी इंटरेस्टिंग, वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। देखिए इंडियन आर्मी जो है वो ट्वीट करके बताती है ये सब बातें। 51 एसएनजी जो है ये काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को चला रही है जब से इनको रेज किया गया है। तो देखिए द ग्रुप जो है ये अपने आप को बहुत एलिट, इनका बहुत नाम हो चुका है। इन्होंने 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स आप में से मैक्सिमम लोगों को मेरे ख्याल से याद होगा, बहुत ही खतरनाक ये हमारे देश पर हमला हुआ था आतंकवादियों द्वारा। 3 दिन तक मुंबई शहर जो है इन आतंकवादियों की एकदम ग्रिप में था, सब डरे हुए थे। उस समय बॉम्बे में ताज होटल में सीएसटी स्टेशन के पास, और लोगों को पता नहीं था कि आतंकवादी कहाँ कहाँ फैल चुके हैं। मैं तो उस समय न्यूज़ देख रहा था, मैं उस समय कॉलेज में था, तो पहले तो पता ही नहीं था कितने आतंकवादी देश में आए। पहल नेवी के चीफ ने ये बात बताई थी, या कोस्ट गार्ड के चीफ ने, या शायद वाइस एडमिरल नेवी के ने बताया था कि 50 आतंकवादी घुस गए हैं, ठीक है। फिर बहुत देर के बाद उन्होंने बताया कि नहीं 50 नहीं भाई 20 हैं। फिर अल्टीमेटली 9 मारे गए, एक पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं 10 ही थे। अब भाई मैं तो एक आम जनता के तौर पे मैं तो यही सोच रहा हूँ कि क्या पता 20 आए थे बाकी भाग गए, किसी को पता नहीं। बड़ी खतरनाक परिस्थिति थी उस समय। एनएसजी कमांडोज ने ताज होटल और सीएसटी वगैरह में ये एंटी मिलिटेंट एक्शन करके अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा विजिबल भी हुए वो। इनको बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिल चुके हैं, गैलेंट्री यानी बहादुरी के पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से 3 अशोक चक्र मिले हैं। अशोक चक्र जो है वो भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। पीस टाइम यानी जब कोई युद्ध नहीं चल रहा होता है, हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति ये सब अवार्ड देते हैं, ठीक है। तो जब युद्ध नहीं चल रहा होता है तब अशोक चक्र दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ा, ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वीरता पुरस्कार है। जब युद्ध होता है तब परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र करके दूरदर्शन पे एक शो भी आता था, आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। परमवीर चक्र जो है युद्ध में सबसे ज़्यादा जो बहादुरी दिखाते हैं उनको दिया जाता है, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है। फिर इसमें शौर्य चक्र भी मिलता है, वो शौर्य चक्र वगैरह, फिर कीर्ति चक्र, इस तरह के अवार्ड होते हैं। कुछ अवार्ड सिविलियंस के लिए भी होते हैं, सिविलियंस को भी बहादुरी के लिए जनरली बच्चों वगैरह को मिलता है। जैसे इस साल मुझे याद है कोई बच्ची थी, उसके घर में हाथी घुस आया था, तो सब बाहर भाग आए, पर उनका छोटा भाई घर ही में रह गया बच्ची का। तो हाथियों से सब बड़े घबराए हुए थे, और बच्ची ने बहादुरी दिखाई और वो घर के अंदर घुस के अपने भाई को लेकर ही बाहर आई, है ना। बाकी परिवार वाले खड़े थे कि हाथी है कैसे घुसे, बच्चे उत्ते में ले आई। तो उसकी इस बहादुरी को सम्मान किया राष्ट्रपति जी ने, और उसको भी एक गैलेंट्री पुरस्कार दिया। गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट आपको पढ़ लेनी चाहिए। सिविलियंस को कौन सा दिया जाता है, मेरे ख्याल से शौर्य चक्र सिविलियंस को दिया जाता है, मैं पूरा श्योर नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट। संदीप उन्नीकृष्णन जो है, इनका नाम उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जो कि वो मुंबई अटैक के समय में, दोनों ये जो लोग हैं ये 26/11 अटैक के समय आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है। और ये दोनों उसी स्पेशल एक्शन ग्रुप के मेंबर हैं। इन दोनों को अशोक चक्र मृत्यु के उपरांत दिया गया था, ठीक है। एसएजी से संबंधित ये आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि ये क्या है एसएजी, 51 एसएजी, या किस यूनिट को अभी यूनिट अप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तीसरा, यूनिट अप्रिसिएशन अवार्ड कौन देता है, एक राष्ट्रपति देते हैं, मुख्यमंत्री देते हैं, कौन देते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देते हैं। देखिए आपको एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी पूछ ले सकता है कि सीडीएस देते हैं क्या, तो जिनको पता नहीं वो सीडीएस मार्क कर देंगे, नहीं सीडीएस नहीं देते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही देते हैं, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स आर्मी से ही आते हैं, ठीक है। तो ये नेवी और एयरफोर्स वाले लोग भी अगर इसमें होते तो जरूर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देते हैं इसमें। अब समझ रहे हैं कैसे इन लोगों की हायरार्की बनती है, रिपोर्टिंग होती है। आर्मी के लोग हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंतर मातहत ही आते हैं। अगर इसमें एयरफोर्स से भी कमांडोज आते हैं मान लीजिए, तो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं देते, फिर उनको कोई भी प्राइज, कि उनका अधिकार नहीं बनता उसके बाद। तो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों फोर्सेस के एक चीफ हमने अब कुछ रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है इनको अपॉइंट करना भारत में, तो वो दे रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एसएजी 51 एसएजी उनको यूनिट अप्रिसिएशन अवार्ड मिला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिया है। ये जो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ये एक यूनिट है, 1984 में दिसंबर इनको रेस किया गया था, और 26/11 जैसे अटैक में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल दिखाया है। इनको 3 अशोक चक्र मिल चुके हैं। अशोक चक्र भारत का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री ऑनर है, ठीक है।
थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जो और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आज, उनको मैंने अलग वीडियोस में कवर किया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्लीज जाके उनको चेक करिए। रोज के करंट अफेयर्स का मैं प्लेलिस्ट भी बनाता हूं। अगर आप प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तब तो अगली वीडियो अपने आप प्ले होनी चालू हो जाएगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। अपने दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को देखें, इससे मेरा भी इंकरेजमेंट होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पर।